तो कल हम लोगों ने जो किया था एक बार फटाफट से वो रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि हाँ क्या चल रहा है करके। ठीक है। तो जितना कल पढ़ा था वो सारा का सारा याद होगा। ठीक है। उसी के आगे का पढ़ेंगे। बोर्ड वगैरह अपने हिसाब से शिफ्ट कर लीजिएगा जिससे कि दिखाई दे, है ना। चलो मैं एक बार फटाफट से आपको बता देता हूँ। कल हम लोगों ने आर्टिकल 19 के बारे में काफी कुछ कर लिया है। ठीक है। वही अगेन किसी को कुछ पूछना वगैरह होगा तो चैट के अंदर पूछ लेना या रेज हैंड कर लेना। ठीक है। तो आर्टिकल 19 और उसके बारे में उस पर कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस या युक्ति युक्त निर्बंधन जो है उसके बारे में कल हमने देखा था। ठीक है। आज उसके आगे का पढ़ेंगे। हर एक आर्टिकल उसके ऊपर क्या निर्बंधन है, क्या रोक लगाई गई है। ठीक है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए। आर्टिकल 19 के अंदर मैंने आपको कल जितना याद दिलाया था उसके हिसाब से आपने कोई एक ट्रिक वगैरह या जो भी आपको सही लगा हो उसको आपने याद कर लिया होगा। ठीक है। और बिना वो याद किए तो कुछ काम होना नहीं है। तो आर्टिकल 19 आपको पूरा याद रखना ही रखना है। तो मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी वो अगर आपने याद करी है तो ठीक है, मतलब जो भी आपको पसंद है, जिस ट्रिक से आपको याद करना हो आप उस ट्रिक से याद कर सकते हैं, उसमें कोई खास इश्यू नहीं है। मैंने आपको जो बताया था मैं वो बता देता हूँ। 19(1) इसमें आती हैं आपकी अलग अलग स्वतंत्रताएं और कुल मिला के कितनी फ्रीडम्स हैं? 6 फ्रीडम्स हैं 19(1) के अंदर। ठीक है। इन 6 फ्रीडम्स को हम कैसे देखते हैं? A, B, C, D, E और उसके बाद एक F भी है जिसको हटा दिया है, और G। ये 6 है। ठीक है। F को कैसे हटाया था, क्यों हटाया था, इसके बारे में डिस्कशन हो गई थी हमारी। अगर फटाफट से रिकॉल करना हो तो एक बार सबको पढ़ लेते हैं। ए ए से हमने याद किया था स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है। उसके बाद क्या था? ए असेंबल, एकत्रित होने की, ठीक है, या सम्मेलन करने की। सी सी में क्या था? एसोसिएशन या फिर यूनियन, SAU करके भी याद किया था और SAA करके भी याद किया था। ठीक है। डी डी में क्या है? कहीं भी मूवमेंट करने की, एम। ठीक है। और उसके बाद ई में क्या लिखा हुआ है? कहीं भी रेसाइड, रहने की, रेजिडेंस की। फिर एफ में क्या था? प्रॉपर्टी था जिसको हटा दिया गया है, तो एफ वाला जो है हमारा ये हट चुका है। और जी में क्या था? बिजनेस करने की, तो 100 MRP करके हमने याद किया था इसको, SAU MRP। फिर लास्ट में बिजनेस, इंडिया में कुछ भी आप कहीं भी अगर हैं तो बिजनेस कर सकते हैं, ये वाली स्वतंत्रता इसके अंदर दी गई थी। ठीक है। इतने तक हमने कल याद किया था। फिर मैंने आपको इसके अंदर ये भी बता दिया था कि क्योंकि ये जो स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं ये एकदम ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ब्लाइंड फ्रीडम दे दी गई हो, अंधी स्वतंत्रता दे दी गई हो कि आपको बोलने की आजादी है तो कुछ भी बोलिए, ऐसा नहीं है। ठीक है। इन सब पर रेस्ट्रिक्शंस है। तो अगर मैं पहले आपको 19(1) आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का F, ये था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है। और ये कब हटा था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है। एक्सेस गाइस दिया हुआ है आपको व्हाइट बोर्ड का। हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर हो, एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो मैं दूसरा व्हाइट बोर्ड जो है वो ऑन कर दूंगा। ठीक है। अगर किसी और को भी सेम इश्यू हो, अगर वो व्हाइट बोर्ड को शिफ्ट ना कर पा रहा हो तो मुझे बता देना। अगर व्हाइट बोर्ड पे नहीं दिख रहा है तो गाइस मैं शिफ्ट कर दूंगा व्हाइट बोर्ड। ठीक है। अगर किसी के भी व्हाइट बोर्ड में प्रॉब्लम आ रही है, वो व्हाइट बोर्ड को शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने हिसाब से, उनको दिख नहीं रहा है जो लिखा हुआ है, तो वो लोग बता सकते हैं ना। अगर किसी को भी और इश्यू आ रहा है तो बता दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं चेक करके आप लोगों को दूसरा व्हाइट बोर्ड प्ले कर लेंगे, दूसरे व्हाइट बोर्ड में पढ़ लेंगे। ठीक है। चलिए। ठीक है। तो 100 MRP हमने याद किया हुआ था। अब इन सब पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो रेस्ट्रिक्शंस के लिए मैंने आपको याद करने के लिए जो बताया था वो था स्पीच पर 19(2) के अंदर लिखा गया है प्रतिबंध। ठीक है। इस पर लिखा गया है आपका 19(3), आर्टिकल 19 क्लॉज 3। यूनियन बनाने पर भी आर्टिकल 19(4). ऐसे ही इन दोनों के लिए मैंने आपको बताया था 19(5) दोनों में लगेगा। ये रेस्ट्रिक्शन है, इनके अंदर हम क्या लिखा हुआ है ये भी पढ़ने वाले हैं। 19(5) और बिजनेस पर 19(6). ठीक है। चलिए, इतना हम लोगों ने पढ़ा हुआ है।
इतने तक याद किया हुआ है। आज थोड़ा सा इसके अंदर इन डेप्थ चलेंगे, एक एक के बारे में थोड़ा बहुत देख करके उनके बारे में रेस्ट्रिक्शंस क्या है वो याद कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, याद कर लेंगे तो बेहतर होगा मतलब आपके लिए। अब आप मर्जी आपकी है, अगर सारे याद ना करना चाहें तो आप कुछ छोड़ सकते हैं, मैं कोई भी छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा आपसे, ठीक है। चलिए, स्टार्टिंग में बोलने की स्वतंत्रता जो है आपकी, उसके अंदर हम कुछ सिंपल सिंपल से केस जो है वहां से देखना शुरू करते हैं। तो मैं आपको और नीचे लेके चलता हूँ बोर्ड के अंदर, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं आपको दूसरा बोर्ड जो है वो ले लेते हैं और उसके अंदर पढ़ लेते हैं एक अलग से, ठीक है। ऑल पार्टिसिपेट्स कैन एडिट एंड कोलैबोरेट। चलिए, ठीक है, तो एक नया बोर्ड स्टार्ट करते हैं, यहां से मैं स्टार्ट करता हूँ। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 यानी कि आजादी, बोलने की आजादी, उसके अंदर भी ए, या फिर हिंदी वाले क लिख सकते हैं इसको, 19(1)(a) या 19(1) क, ठीक है ना। चलिए, इसमें आपको बोलने की स्वतंत्रता है, सिंपली अगर कहा जाए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये दो है। इसमें कुछ केस आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट केस है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने अभी हाल ही में कल परसों के टेस्ट पेपर्स में भी देखे हुए हैं। कुछ टेस्ट पेपर्स में सिमिलरली पूछा हुआ था, तो वहीं से शुरू करते हैं। एक जो सबसे पहले आपको कुछ केस इसमें याद रखने पड़ेंगे, उसमें पहला केस आता है इमैनुअल, ठीक है। इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य का एक केस है, ये 1986 का केस है। इसके अंदर ये मामला बेसिकली राष्ट्रगान मामला करके भी जाना जाता है, इमैनुअल मामला। इसमें राष्ट्रगान करना जरूरी है क्या, राष्ट्रगान में चुप रह सकते हैं, इस वगैरह पे पूछा हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था उसके हिसाब से मानते हैं कि 19(1)(a) में चुप रहने का अधिकार शामिल है, 19(1)(a) में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है, केवल बोलने का ही नहीं है, चुप रहने का अधिकार भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो चुप रहना भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, अगर आप कुछ नहीं बोलना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। जैसे कि राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान बोलना कंपलसरी नहीं है, तो आपको ध्यान होगा अभी थिएटर्स में राष्ट्रगान को जिस तरीके से ऑन किया गया था, उसमें अगर कोई चुप रहना चाहे तो चुप रह सकता है, ठीक है, ये उसका फंडामेंटल राइट है, इस तरीके से था। उसके अलावा एक और आता है नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इमैनुअल वाला केरल में था, जबकि नवीन जिंदल वाला जो केस था वो यूनियन ऑफ इंडिया से था। सो नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये लगभग 2008 का केस है, रिसेंट वाला केस है ये, 2008 के अंदर हुआ था। इसके अंदर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो इसी फैसले के बाद से ये हुआ था कि राष्ट्रीय ध्वज अगर कोई घर पे फहराना चाह रहा है, कोई ऑफिस में फहराना चाह रहा है, तो वो भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर आएगा। तो मैं यहाँ पे केवल नेशनल फ्लैग लिख देता हूँ, तो भारत का झंडा फहराना ये आपका फंडामेंटल राइट है, 19(1)(a) के अंदर आता है ये, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। एक और 1998 का मामला है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन आता है। 1998 का एक केस है जहां से बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये है सीपीआई मार्क्सिस्ट, यानी कि सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, सीपीआई मार्क्सिस्ट वर्सेस भरत कुमार, वर्सेस भरत कुमार, ठीक है। सीपीआई मार्क्सिस्ट वर्सेस भरत कुमार, 1998 का केस है ये सब आर्टिकल 19(1)(a) से रिलेटेड केस है। हाँ, इसके अंदर भरत कुमार और इस केस में बंद जो बुलाया जाता है, आपने सुना होगा आज भारत बंद, ये बंद वो बंद, इस बंद का आह्वान, हड़ताल का आह्वान, बंद का आह्वान, बंद को बुलाना, ठीक है। केवल बंद ही नहीं, बंद की जगह पे आप हड़ताल भी लिख सकते हैं, बंद या हड़ताल। तो आपने सुना होगा आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल, राज्यव्यापी हड़ताल, इस तरीके की चीजें करते हैं। तो अगर आप पूछेंगे कि क्या ये हड़ताल का आह्वान किया जा सकता है, बंद का आह्वान किया जा सकता है, तो इसका जो रीजन है वो है कि अगर आप सिंपल आंदोलन करना चाहते हैं, हड़ताल टाइप का कुछ करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन बंद का आह्वान आप नहीं कर सकते। बंद का आह्वान मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। किसी भी तरीके से अगर आप कहें कि नहीं आज भारत बंद रखा जाएगा, ये मूल अधिकार नहीं है आपका, ठीक है। तो ये मूल अधिकार नहीं है, आपको इस स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो मूल अधिकार है बंद बुलाने का, तो ऐसा आपको अधिकार नहीं है, बंद का आह्वान करना, इसकी स्वतंत्रता आपको नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बंद का आह्वान करना नहीं आता है। हाँ, ये जरूर आता है कि अगर आप देखेंगे चुप रहने का अधिकार और नेशनल फ्लैग से रिलेटेड ये आपको बिल्कुल अधिकार मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा 19(1)(a) के अंदर ही प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, ठीक है। प्रेस यानी कि मीडिया की स्वतंत्रता, तो मीडिया की स्वतंत्रता भी किसके अंदर आती है, 19(1)(a) के अंदर ही आती है।
ठीक है। और ये कहाँ से आती है, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं आता है, बस अगर ये आपको पढ़ना हो तो इसको प्रेस की स्वतंत्रता को एक साकल पेपर्स का केस आया था, साकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1962 का केस था, बहुत पुराना केस है ये। जिस टाइम पे वॉर था उस समय की एक सिचुएशन के अंदर आया था। तो इसमें ये कहा था कि प्रेस जो होती है, मीडिया जो होती है, इसको अलग से विशेषाधिकार नहीं है। प्रेस और एक कॉमन आदमी सेम है, यानी कि एक न्यूज़पेपर को भी एक आदमी की तरह ही देखा जाएगा और उसी की तरह उस पर काम किया जाएगा। ये साकल पेपर्स का केस था। और उसके बाद क्या हुआ था, 1985 के अंदर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स का था, और इसके अंदर यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जो है केस हुआ था। और इसके अंदर ये कहा था कि 19(1)(a) में जानने का अधिकार भी शामिल है। जैसे आपने आजकल देखा होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन आता है, वैसे ही न्यूज़पेपर्स के अंदर लिखा था कि अगर न्यूज़पेपर वाले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो उनका फंडामेंटल राइट है, क्योंकि उनका जानने का अधिकार, ठीक है, जानने का अधिकार जो है उसके अंदर आता है, 19(1)(a) के अंदर आता है। तो ये सारे अधिकार 19(1)(a) में आते हैं, जो रिटर्न नहीं है, लिखे हुए नहीं है, लेकिन आते हैं। ठीक है, तो लिखे हुए तो नहीं है लेकिन आते हैं। तो इस तरीके से 19(1)(a) में आपको चुप रहने का अधिकार मिल जाता है, नेशनल फ्लैग से रिलेटेड अधिकार मिल जाता है, और इवेंचुअली प्रेस की स्वतंत्रता या जानने का अधिकार भी आपको मिलता है। ठीक है, तो अब आपको कुछ चीजें मैं जानने के अधिकार से बताता हूँ। राइट टू इन्फॉर्मेशन आपने सुना है, तो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, जो सूचना का अधिकार है वो अपने आप में बड़ा एक्ट है इंडिया के अंदर, काफी ज्यादा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हुआ ये था कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक एक्ट था, ठीक है, उसी एक्ट को बाद में आधार भी बनाया गया था, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट था। ठीक है, अंग्रेजों ने लगाया था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। तो इसमें क्या होता था, आप सरकार से नहीं पूछ सकते थे उनके किसी सीक्रेट के बारे में या किसी ऐसे कागज वगैरह के बारे में जो उनके पास है। ठीक है, अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो था वो ब्रिटिशर्स ने बनाया और यही इंडिया में लागू रहा, और लंबे समय तक लागू रहा। तो भारत में भी अगर आप किसी सरकार से किसी बारे में सूचना मांगते थे तो सरकार मना कर देती थी। तब एक नया एक्ट बनाया गया, और नया एक्ट जो आया वो बनाया था 2002 के अंदर दिसंबर में, एनडीए गवर्नमेंट ने। ठीक है, इट्स एन ऑल पॉलिटिक्स, पर आपको याद रखना है सबसे पहले एनडीए गवर्नमेंट ने बनाया था 2002 के अंदर। उस समय पे अटल जी की जो गवर्नमेंट थी उसमें एक अधिनियम आया, सूचना की स्वतंत्रता का अधिनियम, सूचना की स्वतंत्रता का अधिनियम। और ये अधिनियम आया था 2002 के अंदर। बट ये जो है ज्यादा चला नहीं, क्योंकि गौर सरकार गिर गई थी। तो 2004 में जब यूपीए गवर्नमेंट आई तो वो इसी जो बिल है, इसी एक्ट को दोबारा लेकर के आई, लेकिन इस बार उसने क्या किया, सूचना का अधिकार अधिनियम कर दिया। सूचना की स्वतंत्रता की जगह यही अधिनियम बन गया, सूचना का अधिकार अधिनियम। और ये कब आया, 2005 के अंदर। और तब से आपको पता है इंडिया के अंदर सूचना का अधिकार है। तो सूचना का अधिकार भी कहाँ आता है, आपका आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर। पूरा याद रखना, 19(1)(a। चलो ये भी हो गया। अब एक चीज आपने सुनी होगी कि जब भी लोग किसी इलेक्शन में लड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, नामांकन पत्र भरते हैं, है कि नहीं, नामांकन पत्र भरते हैं। जब भी इलेक्शन होगा उससे पहले नामांकन पत्र भरा जाएगा, नॉमिनेशन फाइल किया जाता है, जो हम कहते हैं ना आज नॉमिनेशन फाइल किया जाना है वो। तो ये हमारा यानी कि आम पब्लिक का फंडामेंटल राइट है कि वह अपने प्रत्याशी के बारे में जाने। ठीक है, अपने प्रत्याशी के बारे में जाने। तो हुआ ये था कि 2004 का एक केस है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज का, उसने भारत संघ के साथ केस था, और उसमें ये पूछा था कि जो हमारी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे जो नेता लोग हैं उनके बारे में लॉज आते हैं, उसमें एक एक्ट आता है, एक धारा आती है 33(ख) करके, 33(33)(b), उसको में ये लिखा गया था कि नॉमिनेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो एक तरीके से काम की नहीं है, मतलब मतदाता जो प्रत्याशी है वो चाहे तो चीजें छुपा सकता है, ऐसा कुछ 33(b) के अंदर था। तो 2004 में उसके ऊपर केस कर दिया था पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो ये एक्ट है आपका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, इसमें जो 33(ख) है, 33(b), जिसमें ये लिखा है कि प्रत्याशी अपनी जानकारी छिपा सकता है, वह भारतीय संविधान के 19(1)(a) का उल्लंघन है, क्योंकि जानने का अधिकार भारत के नागरिकों का मूल अधिकार है। इसीलिए धारा 33(ख) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, अवैध कर दिया था। उसके बाद से पता चला था कि ठीक है, नामांकन पत्र या फिर जिसको हम मतदाता का सूचना का अधिकार जो है, हमारे सूचना का अधिकार, वो भी क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, जो किसमें आएगा, 19(1)(a) में आएगा। तो तब से प्रत्याशी को जानने का अधिकार, या फिर हम जो मतदाता होते हैं हमें सूचना मिलनी चाहिए, ये भी क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। तो मैंने आपको बताया 19(1)(a) के अंदर हम जो सोचते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति, केवल इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा आता है। ठीक है,
19(1)(a) के अंदर मतलब अपने आप में ये बहुत बड़ा आर्टिकल है जिसके अंदर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, वाक्य एवं अभिव्यक्ति, और कुछ चीजें वहां की अनरिटन फॉर्म पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल अनरिटन फॉर्म पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। चलिए, अब इसके अलावा 19(2) जिसके बारे में हमने ऊपर बात की हुई थी, 19(1) तो हमने पढ़ लिया, 19(1) के अंदर सारे के सारे आर्टिकल्स वगैरह सारे देख लिए कि क्या क्या पॉइंट है। इसी में जब आपको बोलने की आजादी है तो सब कुछ बोलने नहीं दिया जाएगा, कुछ चीजों से रोका भी जाएगा। और वो किन चीजों से रोका गया है इज रिटन अंडर 19(2). 19(2) के अंदर आपको कुछ चीजों से रोका गया है। ठीक है, अब किससे रोका गया है वो देखना है। तो 19(2) में कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिन पे बोलने से आपको रोका जा सकता है। इन पॉइंट्स को अगर आप याद कर लें तो बेटर रहेगा, हालांकि इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस ठीक ठाक अमाउंट में रहते हैं। अब किस बारे में पूछ लिया जाए ये नहीं कहा जा सकता। जैसे कि पहला है, अगर आपके बोलने से राज्य की सुरक्षा को खतरा है, द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, तो आपको बोलने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो पहली चीज है राज्य की सुरक्षा। तो राज्य की सुरक्षा को खतरा ना हो तो आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर खतरा है तो आपको बोलने का अधिकार आपसे छीना जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला आपका मूल संविधान में लिखा है, राज्य की सुरक्षा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है, अगर आपके बोलने से किसी विदेशी राज्य से रिश्ते खराब हो तो भी आपको बोलने से मना किया जा सकता है। तो विदेशी राज्य से संबंध अगर खराब होता है तो आपको बोलने से मना किया जा सकता है, और अगर आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप बोलोगे। ठीक है, विदेशी राज्य का संबंध जो है ये आया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1951। ठीक है, पहले संविधान संशोधन से इसको जोड़ दिया गया था कि अगर भाई देवी किसी के बोलने से हमारे किसी देश से रिश्ते खराब होते हैं तो उसको बोलने का अधिकार उससे छीना जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही यहीं पर एक चीज डाली गई, लोक व्यवस्था, जिसको पब्लिक ऑर्डर कहते हैं। लोक व्यवस्था, मान लीजिए आपने कुछ बोला और उससे दंगा भड़क गया, तो ऐसे में आपको ना बोलना ज्यादा बेटर है। इसीलिए ये भी पहले संविधान संशोधन से जोड़ दिया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से पब्लिक ऑर्डर भी जोड़ दिया गया। ठीक है, चौथा, कब आपको बोलने से रोका जा सकता है, जब शिष्टाचार की बात हो। ये मूल संविधान में था, शिष्टाचार या सदाचार, मतलब ये है कि जैसे अपशब्द वगैरह हैं इनको बोलने से आपको रोका जा सकता है। आपका व्यवहार जो है वो अच्छा होना चाहिए, अच्छी चीज आप बोल रहे हैं बिल्कुल बोलिए। ठीक है, अगला, अगर आपका बोलना न्यायालय की अवमानना है तो भी आपको बोलने से रोका जा सकता है, न्यायालय की अवमानना। ठीक है, तो न्यायालय की अवमानना अगर आप करते हैं तो भी आपको बोलने से रोका जा सकता है। 6, अगर आपके बोलने से मानहानि होती है किसी की तो भी आपके बोलने के अधिकार को छीना जा सकता है। मानहानि का मतलब अगर किसी से आप कुछ आक्षेप लगाते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, तब भी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके बोलने से किसी में अपराध की भावना जागृत होती है कि वो अपराध करे, अपराध उद्दीपन कहते हैं इसको। ठीक है, अगर किसी के अंदर क्या हो जाए, आपकी वजह से अपराध करने का एक इंडक्शन पैदा हो जाए कि नहीं मैं भी अपराध करूंगा। ठीक है, तो ऐसा अगर आप बोलते हैं तो भी आपके बोलने का अधिकार बंद किया जा सकता है। ये भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के द्वारा ही जोड़ा गया था। ठीक है, ये सारे फैक्ट हैं, अगर आपको याद करने हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके अलावा 8वां है, अगर आपके बोलने से भारत की संप्रभुता या फिर अखंडता को खतरा हो, भारत की संप्रभुता को खतरा हो या फिर भारत की अखंडता को खतरा हो। जैसे आपने बोला और आपने कहा कि खालिस्तान बनाने की आपने मांग कर दी, या जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग कर दी, तो ये खतरा है, आपको बोलने से वंचित किया जा सकता है। इसको जिसको 16वां संविधान संशोधन जो था 1963, उसके अंतर्गत भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो इस तरीके से देखिए, 1, 2, 3, 4, सॉरी 4, ये जो 4 हैं, पहला, चौथा, उसके बाद 5वां और 6ठा, ये मूल संविधान में थे। उसके बाद दूसरा, तीसरा और 7वां ये पहले संविधान संशोधन से जोड़े गए, और 8वां आपको 16वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। इस प्रकार से कुल मिला के 8 रेस्ट्रिक्शंस आपके बोलने के ऊपर है। आप बोल सकते हैं, लेकिन 8 जो रोक हैं उनके साथ, यानी कि इन 8 कामों को अगर आप नहीं करते हैं तो आपको एक्सट्रीमली बोलने की स्वतंत्रता है, कुछ भी बोल सकते हैं आप इन 8 को छोड़कर। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आर्टिकल 19(2) आता है। फिर आएंगे आर्टिकल 19(1)(b) पे, ये मैंने आपको ऑर्डर में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, पहले हमने पढ़ा बोलने की स्वतंत्रता, फिर बोलने की स्वतंत्रता पर क्या रोक है। अब अगला हम पढ़ेंगे सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता, या एक तरीके से आप कह सकते हैं असेंबल होने की, यूनियन बनाने, यूनियन एक जगह पे इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, बेसिकली असेंबल होने की स्वतंत्रता, जो कि आती है आर्टिकल 19(1)(b) के अंदर। तो आर्टिकल 19(1)(b) में
आपसे सिंपल क्या है कि आप चाहे तो सभा आयोजित कर सकते हैं, आप चाहे तो प्रदर्शन कर सकते हैं, आप चाहे तो कहीं पे जुलूस निकाल सकते हैं, लेकिन 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 यही आर्टिकल 19(1)(b) में ही 2 पॉइंट लिख दिए गए हैं कि आपको एक तो शांतिपूर्वक जमा होना है, हल्ला गुल्ला शोरगुल वाला तरीका नहीं होना चाहिए आपका, जिससे समाज के अंदर शांति भंग हो। दूसरा, बिना हथियारों के आपको आना है। ये नहीं है कि आप लोग तलवार और बंदूकें लेकर के आए हुए हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो 2 रेस्ट्रिक्शन तो आपकी आर्टिकल में ही लगा दी गई है, 19(1) में ही लगा दी गई है कि आपको आजादी है कि आप क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, आजादी है विरोध प्रदर्शन की, लेकिन एक तो शांतिपूर्वक होना चाहिए और बिना हथियारों के होना चाहिए। इसके अलावा 19(1)(b) सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता पर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, रोक लगाई गई हैं, वो आपकी 19(3) में लगाई गई है। और 19(3) में 2 चीजें हैं बस। पहली चीज है लोक व्यवस्था या पब्लिक ऑर्डर। आपके इकट्ठा होने से अगर आप कहीं पर भीड़ लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो आपकी वजह से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो लाठीचार्ज किया जा सकता है आपके ऊपर। दूसरा दूसरा आपकी वजह से भारत की संप्रभुता या फिर अखंडता पर खतरा नहीं है। अगर ये 2 चीजें आपकी वजह से नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल जुलूस वगैरह निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, आपने कई बार सुना होगा धारा 144 लगा दी गई है। इंडियन पिनल कोड इसके ऊपर काम करता है और ये पूरा केवल 144 ही नहीं, पूरा का पूरा एक चैप्टर, एक पूरा का पूरा अध्याय आईपीसी के अंदर आता है, जिसको हम कहते हैं चैप्टर 8। और ये पूरा चैप्टर 8 किस पर है, गैर कानूनी सभा करने पर है, कि कौन सी सभा को गैर कानूनी माना जाएगा, कब लोग इकट्ठा होंगे और उसे गैर कानूनी माना जाएगा। तो पूरा का पूरा आईपीसी का एक चैप्टर, जिसको हम चैप्टर 8 कहते हैं, वो पूरा का पूरा किस पर है, गैर कानूनी सभा पर है। ठीक है, तो इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन इसके ऊपर भी है। चलिए अब बात करेंगे, ये तो शांतिपूर्वक जमा होने की आपकी स्वतंत्रता और उस पर लगी हुई रोक हो गई। उसके बाद 19(1)(c), आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। इसमें क्या है, इसके अंदर है कि आप जो है संगम बना सकते हैं, कोई यूनियन बना सकते हैं, आप संघ बना सकते हैं, है ना। इसके अलावा इसमें एक चीज और है, अगर आप चाहें तो आप सहकारी समिति भी बना सकते हैं। जैसे आपने अमूल का नाम सुना है, ऐसी सहकारी समितियां भी आप बना सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिनको हम कहते हैं, सहकारी समितियां या कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले मेल संविधान में नहीं लिखी हुई थी। आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार 57वें संविधान संशोधन से दिया गया है। ठीक है, सहकारी समिति बनाने का अधिकार 97वां संविधान संशोधन जो है उससे दिया गया है। ये 97 जो संविधान संशोधन हुआ था, ये आपका 2011 के अंदर हुआ था। तो सहकारी समिति या ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार आपको 2011 के बाद मिला है। हाँ, संघ बनाने का या कोई संगम बनाने का, टीम बनाने का, पार्टी बनाने का अधिकार पहले से था, वो आप पहले से कर सकते थे। ठीक है, तो आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कंपनी बना सकते हैं आप अपनी, कोई फर्म खोल सकते हैं आप, कोई संगठन बना सकते हैं, सोसाइटी बना सकते हैं, क्लब बना सकते हैं, कोई आपका जैसे व्यवसाय करते हैं आप, कोई वहां आप पार्टी या संगठन बना सकते हैं, कोई राजनीतिक दल बना सकते हैं, कोई दबाव समूह बना सकते हैं। इतने सारे मतलब आपको अधिकार है इसके अंदर। ठीक है, और उसके अलावा केवल इतना ही नहीं, इसी 19(1)(c) के अंदर 2 छिपे हुए अधिकार भी शामिल हैं। मान लीजिए आप किसी संगठन में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको शामिल होने का अधिकार है। ठीक है, सपोज कीजिए कि आप बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी ऐसी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आप उस संगठन में शामिल नहीं हो, ठीक है, तो आपको शामिल नहीं होने का अधिकार भी मिलेगा। शामिल नहीं होना है तब भी मत होइए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता शामिल होने या ना होने के लिए। सेम वे, आपने कोई पार्टी बनाई, अब चाह रहे हैं आप वो पार्टी बंद कर दें, तो ये अधिकार भी आपको है, पार्टी चालू रखने या बंद करने, दोनों का अधिकार है। ठीक है, आपका अपना कोई सहकारी समिति है, कोई संगठन है, आप चाह रहे हैं नहीं नहीं अब मैं बंद कर दूं, तो आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं, ये सब आपको है। ठीक है, हाँ, लेकिन इस पर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, और संगठन बनाने पर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो आती हैं आर्टिकल 19(4) में, 19(4) में लिखी गई है। और क्या क्या लिखा है, कब आपको कोई दल बनाने से रोका जा सकता है, अगर आपका दल पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ेगा तो आपको नहीं बनाने दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आपने एक ग्रुप बनाया, कोई दल बनाया जो बंदूकें लेके घूमता है, तो इसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर खराब हो सकता है, तो इसको आपको नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, सदाचार, यानी कि आपने क्या किया, कुछ ग्रुप बनाया जो अश्लीलता, गालियां या बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसी पार्टी को भी बैन किया जा सकता है। या आपका कोई ग्रुप है जिसमें बहुत ज्यादा जो ड्रिंक वगैरह है उसका सेवन किया जाता है और उससे समाज में गलत माहौल जाता है, तो सदाचार की शर्त पर आपका संगठन जो है वो बैन किया जा सकता है। और थर्ड, जिसमें अभी आपने देखा भी होगा कि इंडिया के अंदर एक ग्रुप को बैन कर दिया गया था। ठीक है,
अभी अगर आपको याद हो तो एक ग्रुप को अभी अभी बैन कर दिया था, चैट में बता दीजिए कौन सा था, अभी जस्ट बैन ही हुआ है, ठीक है। उसको इसी कंडीशन पे किया था, भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा और साथ में पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ी थी। संप्रभुता और अखंडता को खतरा, एक ग्रुप था जिसकी वजह से एक तो संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो रहा था और पब्लिक ऑर्डर भी डिस्टर्ब हो रहा था। तो उस वजह से सरकार ने अभी उस पर कुछ सालों का प्रतिबंध जो है वो लगा दिया है, ठीक है। और उसकी संपत्ति वगैरह भी सीज कर दी गई है। बहुत लंबे समय से चर्चा में था वो ऑर्गेनाइजेशन, और अभी बंद ही कर दिया है। केरल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। केरल अभी वर्ल्ड वाइड मतलब इंडिया में बड़े लेवल पे उसका पूरा का पूरा बना हुआ था, ठीक है। तो आर्टिकल 19(1)(c) संघ बनाने की स्वतंत्रता और उस पर लगी हुई रोक 19(4) में है। फिर आता है आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और डी, सब क्लॉज है डी, 19(1)(d). इसमें क्या है, इसमें है मूवमेंट की फ्रीडम। भारत में कहीं भी किसी भी जगह पे अबाध रूप से मूवमेंट करने की स्वतंत्रता, कहीं भी आप बिना किसी रोक टोक के जा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल फ्रीली आप मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। ये स्वतंत्रता आपको 19(4) में दी गई है। लेकिन हाँ, ये मूवमेंट आपको भारत राज्य क्षेत्र के अंदर करना है। मतलब आप कहीं, आपको कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, इसीलिए आप नेपाल के इलाके में घूमने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको नेपाल से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी घूम लें, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र में ये मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता आपको यहाँ मिलती है, ठीक। तो आप भारत के किसी भी क्षेत्र में बिना किसी बाधा के आराम से घूम सकते हैं, ठीक है ना। कहीं भी आप जहां जाना चाहें जा सकते हैं। अगर विदेशों में जाना हो तो मैं अभी बता दूं, आर्टिकल 21 के अंदर आता है विदेश। अगर आप बाहर जाना चाहें तो विदेश, बहुत बढ़िया। पीएफआई जो है पार्टी का नाम है, ठीक है। पीएफआई जो है दल का नाम है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो विदेशों में अगर आपको जाना है तो आप विदेशों में घूमना हो तो आर्टिकल 21। इंडिया के अंदर आपको कहीं भी घूमना है तो इंडिया की जो मूवमेंट है उसमें आपका आएगा आर्टिकल 19(1)(d). बस हाँ, इसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस है वो आपको याद रखने हैं, वो है 19(5), ठीक है। कौन से 19(5)? तो मूवमेंट करने या कहीं भी घूमने की जो स्वतंत्रता है उस पर रोक लगाने के लिए आपके लिए 19(5), आर्टिकल 19(5) बनाया गया है। जिसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें आपको बताया गया है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, बस उधर की जो साधारण जनता है उनका हित होना चाहिए। साधारण जनता का हित होना चाहिए, अहित नहीं होना चाहिए। तो साधारण जनता का अहित अगर आप करेंगे तो आपको रोका जा सकता है। यानी कि अगर आप किसी इलाके में जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का कोई इलाका है या हिमालय के हमारे उत्तराखंड के अंदर जो सबसे लास्ट के जो गांव है, अगर वहां अगर आप जाते हैं और वहां पॉल्यूशन करते हैं तो आपको क्यों जाने दिया जाए, ठीक है। तो वहां साधारण जनता के हित में आपको रोका जा सकता है। और इसके अलावा अगर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है, कोई उस इलाके की खास जनजातियां हैं और उनको आपसे खतरा हो तो ऐसे में आपको वहां जाने के लिए इस एसटी ट्राइब की सुरक्षा की दृष्टि से भी रोका जा सकता है। जैसे इसका एक कॉमन एग्जांपल क्या है, आपको अंडमान निकोबार के अंदर जो है सेंटिनल आइलैंड जो है वहां जाने से रोका जा सकता है। सेंटिनल आइलैंड में जाने से क्यों रोका जा सकता है, क्योंकि वहां एक पुरानी जनजाति रहती है जो अपना एक लाइफ स्टाइल जी रही है, जिसको वहां वो लोग शिकार करते हैं, लोगों को मार जाते हैं। अगर आप जाएंगे वहां जबरदस्ती तो सरकार ने वहां जाने पर रोक लगाई हुई है। ऐसे ही आपने कई जगह आईएलपी पढ़ा होगा, इनर लाइन परमिट, वो भी किसके अंदर आता है, इसी आर्टिकल 19(5) के रिस्ट्रिक्शन के अंदर आता है, ठीक है। तो इनर लाइन परमिट आर्टिकल 19(1)(d) पर रेस्ट्रिक्शन है एक टाइप से, ठीक है ना। चलिए, उसके अलावा इसके बाद ठीक आपने 19(1)(d) पढ़ा, जैसे वैसे आपने 19(1)(e) भी पढ़ा है, 19(1)(e), 19(1)(e), जिसमें क्या है, आप भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में रह सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, ठीक है। और इस पर जो युक्त युक्त निर्बंधन है वो भी कौन से हैं, यही है आर्टिकल 19(5). तीन दो ही रीजन, एक तो साधारण जनता के हित में आपको रोका जा सकता है रहने से, और दूसरा अगर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब है तो उसकी वजह से भी रोका जा सकता है। जैसे आपको अंडमान निकोबार के सेंटिनल आइलैंड पे घर भी नहीं बनाने दिया जाएगा, एक तो घूमने नहीं जाने देंगे, दूसरा घर भी नहीं बना सकते। सेम वे, जहाँ आईएलपी लगी है पहले तो आप वहां घूम नहीं सकते और दूसरा घर भी नहीं बना सकते, ये दोनों सेम चीज है। द लास्ट एक आपको जो संपत्ति का अधिकार था उसके बारे में मैंने बता दिया है, तो वो आपके पास है ही नहीं। अब जो लास्ट है वो है आपको आजीविका का जो अधिकार दिया गया है, जी वाला, ठीक है। 19(1)(g), एफ हटा दिया है, जी के अंदर आपको बिजनेस करने की स्वतंत्रता है। आप जो भी चाहें वह बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आपको बिजनेस करना हो, ऐसा कोई भी आपको व्यवसाय करना हो आप वो व्यवसाय कर सकते हैं। इसके अंदर कोई वृत्ति हो, कोई आजीविका हो, उपजीविका हो, कारोबार करना हो, ये सारी स्वतंत्रताएं आपको है, लेकिन विद रेस्ट्रिक्शंस। तो इसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस है वो आते हैं आर्टिकल 19(6) में। जो भी रोक लगाई गई है वो 19(6) में लगाई गई है। कौन कौन सी रोक है,
कौन कौन से बिजनेस करना अलाउड नहीं है? पहला, आपका व्यापार लीगल होना चाहिए, वैध व्यापार होना चाहिए। अगर अवैध व्यापार है तो बैन हो जाएगा। अवैध व्यापार का मतलब आप ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स की सप्लाई कर रहे हैं, किडनी विडनी बेच रहे हैं, तो इस चीजों से आपको मना किया जा सकता है। सिर्फ इसलिए कि आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी नहीं बेचेंगे ना। सपोज कीजिए आप चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं, बच्चों को बेच रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको रोका जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ खास स्थान होते हैं, प्लेस, उन पर आपको व्यापार से रोका जा सकता है। ठीक है, कुछ खास जगहों पर आपको व्यापार से रोका जा सकता है। कहीं सरकार चाह रही है कि केवल वही बेचे, या सरकार चाह रही है इस स्थान पर वहां के लोकल जो लोग हैं उनको ट्रेड करने दिया जाए, तो ऐसे में आपको रोक सकती है। ठीक है, मतलब जैसे सरकार ने मान लीजिए कोई सब्जी मंडी बना दी, कॉमन सब्जी मंडी है, अब वहां लेके आप कपड़े लेकर चले गए कि मैं यहाँ कपड़े बेचूंगा, तो सरकार रोक देगी आपको कि नहीं भैया ये सब्जी मंडी है, कपड़े नहीं बेच सकते आप। देन आप वहां पर ये नहीं कह सकते हो कि क्योंकि मुझे कुछ भी करने का अधिकार है व्यापार, तो मैं यहाँ तो कपड़े बेचूंगा। ठीक है, इस तरीके से इसको आप सिंपली समझ सकते हैं। अगला, इसके अंदर क्या है, स्टेट की कई बार मोनोपोली होती है। जैसे, ठीक है, सरकार या स्टेट मोनोपोली कर सकती है, एकाधिकार कर सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं सिंपली, अभी इंडिया के अंदर परमाणु वाला जो क्षेत्र है, परमाणु ऊर्जा का, उसमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज को अलाउड नहीं है। यानी कि परमाणु बम बनाने का काम केवल सरकार कर सकती है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं। तो ये तो सरकार की मोनोपोली हुई। कल को आप कहें सर मुझे भी परमाणु बम बनाना है, मैं भी व्यापार करना चाहता हूँ, सरकार इसमें रोक सकती है। तो स्टेट मोनोपोली पॉसिबल है। दूसरा, एक रेस्ट्रिक्शन ये भी है कि अगर मान लीजिए आपने कहा कि मुझे तो हर रोजगार करने की स्वतंत्रता है, बिजनेस करने की स्वतंत्रता है। सपोज कीजिए आपने जस्ट 12th पास की है, आपने क्या किया है, सिर्फ 12th पास की हुई है, और अब आप कहेंगे कि नहीं मैं अब मकान बनाऊंगा, बिल्डिंग मटेरियल में काम करूंगा, ना आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है, ना आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो ऐसे में आपको इस चीज से रोका जा सकता है। सरकार आपको मना कर सकती है, यानी कि आपकी अर्हता या तकनीकी ज्ञान के आधार पर आपको व्यवसाय करने से रोका जा सकता है। सिंपल वे में, अगर आपको चाय बनानी नहीं आती है तो आपको चाय बनाने की व्यापार से रोका जा सकता है। ठीक है, यानी कि टेक्निकल जो नॉलेज है आपकी, अर्हताएं जो है, उनके आधार पर रोका जा सकता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि ग्रेजुएशन वाले, कोई बीएससी बीए बीकॉम वाले लोग पोस्ट भर पा रहे हैं, वहां पर कोई 12th पास लड़का ये नहीं कह सकता कि मुझे रोजगार करने का अधिकार है तो मुझे भी इसका फॉर्म भरने दीजिए, क्योंकि उसके पास अर्हता नहीं। तो अर्हता का निर्धारण सरकार कर सकती है। इस तरीके से तीन जो बाउंडेशन है आर्टिकल 19 पे लगी है। इसके अलावा पूरा का पूरा आर्टिकल 19 भी कभी कभी रोका जा सकता है। कब? क्या किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप भेज दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा टाइम क्लास का बचा नहीं है। एक केस है आपका आर्टिकल 352, यानी कि आपातकाल, जब इमरजेंसी लगी हो, आर्टिकल 352, उस समय पर जो है आपका जो बोलने की स्वतंत्रता है वो आपकी छीनी जा सकती है। लेकिन कब? आर्टिकल 19(1)(a), यानी कि बोलने की स्वतंत्रता आपकी केवल तब छीनी जाएगी जब युद्ध हो रहा हो। उसके अलावा किसी भी कंडीशन पे आपकी बोलने की आजादी नहीं छीनी जा सकती। ऐसा लिखा गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के अंदर। 44वें संविधान संशोधन से यह घोषित किया गया है कि केवल युद्ध की स्थिति में आपके बोलने की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, बाकी में नहीं, भले ही इमरजेंसी लगी हो। हाँ, अगर इमरजेंसी है तो बोलने की आजादी के अलावा कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, बिजनेस करने की, इन स्वतंत्रताओं को छीना जा सकता है अन्य कारणों से भी। ठीक है, हाँ, इसके अलावा फिर कुछ आर्टिकल आते हैं, जैसे 31A है, 31B है, 31C है। इनके आधार पर भी कभी कभी आपके आर्टिकल्स पे रोक लगती है 19 पर, वो अलग चीज है। तो कुल मिला के आर्टिकल 19 आपका इतना है। अब हम कल करेंगे आर्टिकल 20। ठीक है, और आर्टिकल 20, 21, 22 ये थोड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं, 21 तो खासकर इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 20 हम लोग कल करेंगे, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे 20 पर, और उसके बाद ही हम लोग जो है आपका देशद्रोह वाला जो टॉपिक है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो होप सो गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, 1 मिनट का टाइम आपके पास है। रेज हैंड कर सकते हैं अगर किसी को कुछ समझ में ना आ रहा हो आज के टॉपिक से, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हमने आर्टिकल 19 पूरा पढ़ लिया है, और उस पर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, किस आर्टिकल को कब रोका जा सकता है, ये भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी टॉपिक जो है वो हमने पूरा पढ़ लिया है। केसेस वगैरह के बारे में भी डिस्कशन हमने स्टार्टिंग में कर लिया था। ठीक है, और होप सो गाइस नोट्स वगैरह आप बना रहे होंगे इसके साथ में, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस में कवर करने वाला हूँ आपका, तो टेंशन लेनी नहीं है। सारा का सारा जीएस हम कवर करेंगे। टाइम लगेगा, कुछ महीने तो लगते ही हैं जीएस पूरा तैयार करने में, तो उतने टाइम तक आपकी क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी। ठीक है, होप सो गाइस क्लासेस पसंद आई होंगी आपको। पीएफआई जो है, अ, उसके बारे में मैं कल बता दूंगा। अगर हम सार्वजनिक जगह पर व्यापार
करना चाहते हैं तो क्या ये मौलिक अधिकारों के अधीन आता है? हाँ जी, अगर आप सार्वजनिक जगहों पे व्यापार करना चाहते हैं तो ये आपका मौलिक अधिकार है। बस उस सार्वजनिक जगह पे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, आपकी वजह से किसी और को दिक्कत ना हो। जैसे ठेले वाले या रेहड़ी वाले लगाते हैं, उनको लगाने का अधिकार है, पर हाँ ये है कि उनको बस रोका ना जाए इस वजह से कि यार उनकी वजह से किसी गाड़ी में जैसे ट्रैफिक का जो है इस पे कोई एरर ना आए, तो ये काम किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस अगर उनकी वजह से ट्रैफिक रुक रहा है तो उनको हटाया जा सकता है। यानी कि फंडामेंटल राइट तो है व्यापार करने का, पर उसका मतलब ये नहीं है कि सरकार की प्रॉपर्टी है ना, तो अगर सरकार की प्रॉपर्टी है तो फिर सरकार की मर्जी है, वो जब तक आपको रखना चाहे रख सकती है। मतलब आप ये मान के चलिए कि सरकार भी तो एक एंटिटी है ना। अगर ये जमीन सरकार की है तो जब तक सरकार की मर्जी है तभी तक आप व्यापार कर सकते हैं। हाँ, आपकी अपनी जमीन हो उस पर आप कुछ भी व्यापार कीजिए, सरकार नहीं रोकेगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि सरकार आपसे उस चीज का लाइसेंस मांग ले कि आपके पास व्यापार करने का अधिकार है। जैसे कई सारे खाना बनाने वाले या फूड वेंडर्स जो होते हैं उनको लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ना कि वो गलत खाना बेचें, तो इसीलिए सरकार ने कुछ पॉलिसीज बनाई हुई है। हाँ, ये है कि व्यापार आप कर सकते हैं। और पीएफआई जो है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन था जिस पर सरकार ने अभी बैन लगा दिया है इसकी एक्टिविटीज की वजह से। ठीक है, सरकार ने बैन लगाया है। अच्छा, अगर मौलिक अधिकार है, टैक्स देखिए, टैक्स का एक अलग इशू है। टैक्स का मौलिक अधिकार के साथ रिलेशन नहीं है। आपका फंडामेंटल राइट आपको सरकार की तरफ से उस चीज को करने की परमिशन देता है, लेकिन टैक्स आप इसलिए देते हैं क्योंकि उसी से कंट्री जो है वो आगे बढ़ती है। टैक्स अ काइंड ऑफ, आप अगर किसी भी चीज में टैक्स दे रहे हैं तो आप सरकार को नहीं, अपने आप के लिए पैसा सबमिट कर रहे हैं जिससे कि सरकार बजट बना सके।